ओनली इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके आगे आगे कुछ नहीं हुआ था। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। तो वॉल फ्री अरेंजमेंट है बेटा, आवाज आ रही है ना सबको मेरी? यस सर। जो वॉल फ्री अरेंजमेंट है वो सेम कैसा है जो आपने कर्टियस में, बेकबान में, लॉसेन में, शिबिट में पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही है। वहां पर आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? कीटेन का। पढ़ा है आपने कीटेन क्या होती है? यस सर। ये जो सिलेक्टेड स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, R1 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये जो CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O लिंकेज होता है वो क्या कहलाता है? जनरली कीटेन। उससे जो भी ग्रुप जुड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका फिर नाम लिखा जाता है। जनरली इस लिंकेज को क्या कहा जाता है? कीटेन। तो ये वॉल्फ रीअरेंजमेंट क्या है? जब किसी भी डायजो कीटोन की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो वो नाइट्रोजन को रिलीज करके कीटेन बनाता है, और इस रीअरेंजमेंट को ही क्या कहा गया है? वॉल्फ रीअरेंजमेंट। सिंपल। मधुसूदन? यस सर। मधुसूदन है या नहीं है? यस सर हूँ ना सर। हाँ बेटा तो जब भी डाई एजो कीटोन आपको अगर रिएक्शन में मिलता है, उसके पास में सिल्वर ऑक्सीजन मिलता है या सिल्वर ऑक्साइड मिलता है, तो आप डायरेक्टली समझ जाएंगे आपसे वॉल्फ रीअरेंजमेंट पूछा जा रहा है। और वुल्फ रीअरेंजमेंट में क्या बनता है? हमेशा रीअरेंजमेंट के बाद कीटेन का फॉर्मेशन होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से रिएक्ट करके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनता है। देखो ये पैराग्राफ में दिख रहा है आपको, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, अमीन, दिखा दे रहा है बेटा? यस सर। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अल्कोहल, अमोनिया और एमीन। तो जब भी आपका कीटेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? एस्टर। जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? अमाइड। और जब एमीन के साथ में यानी RNH2 के साथ में रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? वो सब्सटीट्यूटेड एमाइड बनाएगा, जैसा आप पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आगे बढ़े। यस सर। ये देखिए, ये आपका कीटेन है। इस कीटेन ने रिएक्ट किया है वाटर के साथ, क्या बनाया है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया है? एस्टर, COOR। अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया है? CONH2 एमाइड। और एमाइड। RNH2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया है? CONHR यानी कि सब्सटीट्यूटेड एमाइड। नेक्स्ट आते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। ये इक्वेशन हमने उस दिन डिस्कस कर ही ली थी। ये है इसका मेन मैकेनिज्म। सिर्फ कार्बोनाइल के कार्बन को 13 कार्बन के हिसाब से शो किया है ताकि उसका रीअरेंजमेंट के अंदर रोल पता किया जा सके। तो वही आपका डायजो कीटोन है। आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है कहाँ पर? रुद्राक्षी यस सर। बेटा, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप? यस सर, आई विल ट्राई। डाईएजो कीटोन के अंदर जो कार्बन पे नेगेटिव बॉन्ड था, मतलब नेगेटिव जो बना था ये कार्ब एनायन, उससे पहले इसमें बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन का उसके ऊपर चला गया नेगेटिव। नेक्स्ट टर्म में वो नेगेटिव ऑक्सीजन वाला वापस बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, डबल बॉन्ड, और वहां से जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ओके। फिर वहां से नाइट्रोजन पे प्लस आने पर ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और NH2 रिलीज हो जाती है इनटू। सर यस रुद्राक्षी, कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा इसमें रुद्राक्षी। यस
इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है वो कहाँ से आया? सर वो ये अच्छा इन दोनों पे दोनों एक इस पे नेगेटिव है उस पे पॉजिटिव है, या तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा हाँ बेटा सी एन के बीच में। सही बताओ। सी एन के बीच यहाँ पे में डबल बॉन्ड होने की वजह से वो हट गया होगा, तो सी डायएज़ोकीटोन का फॉर्मूला ऊपर पढ़ा था हमने, RCOCH CH2N2 है ना? तो एच निकल गया। हाँ, ये है आपका डायएज़ोकीटोन। तो CH और N2 है, दिख रहा है? इसकी ओपन स्ट्रक्चर कैसी होगी? इसकी ओपन स्ट्रक्चर कैसी होगी? RC डबल बॉन्ड O, वन बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N। यस तो जब ये वाला डबल बॉन्ड का हाँ सी और एन के बीच जो डबल बॉन्ड है वो हटा, तो सी पे तो नेगेटिव आया और एन हाँ, पे पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर चला जाएगा। बारिश से 10 मिनट होगा। हेलो। यस सर। यस सर। अरे वो आज हमारा बेटा थोड़ा जिद कर रहा है, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। कुछ नहीं है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो माइग्रेट हुआ है कार्बन पर। किस वजह से? जो नाइट्रोजन के ऊपर जो एक लोन पेयर प्रेजेंट था वो लोन पेयर शिफ्ट हुआ है, दोनों नाइट्रोजन के बीच में उसने बॉन्ड बनाया है, ट्रिपल बॉन्ड। और उसकी वजह से नाइट्रोजन पे एक्सेस ऑफ वैलेंस हुई, जिससे उसने कार्बन के साथ बनाए हुए डबल बॉन्ड को माइग्रेट किया है कार्बन पर। इसलिए कार्बन के ऊपर क्या गया है? नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में जैसे रुद्राक्षी ने बताया, कार्बन का नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करेगा कार्बोनाइल वाले कार्बन के तरफ, और उसका जो डबल बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ में वो माइग्रेट कर जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। क्या बन जाएगा आपका? ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्साइड आयन। अब क्या हो गया मनीष? यहाँ तक तो आ चुके हैं हम। यस सर। मनीष, यस अब सर। यहाँ से थर्ड स्टेप तक क्या हो रहा है ये बताओ आप। सर थर्ड स्टेप में ये हो रहा है कि जो सी एन के ऊपर जो जो बॉन्ड निकला है ना सर, हम्म, जो कार्बन सी और सी के बीच में जो बॉन्ड है उसके ऊपर अटैक करेगा, हम्म, और N2 सर बाहर निकल जाएगा उसमें से। हम्म, और जो आर और सी के बीच में जो सर एक मिनट, आर और सी के बीच में जो बॉन्ड है वो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कार्बन पर अटैक करेगा सर। ठीक है। और सी कार्बन के डबल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन प्रेजेंस हो जाएगा। पक्का? एक मिनट सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? कंफ्यूजन है सर, कंफ्यूजन है। चलो मैं बताता हूँ बेटा। जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया था वो माइग्रेट करेगा वापस कार्बोनाइल के कार्बन के साथ में। अब जब यहाँ पर डबल बॉन्ड माइग्रेट हो जाएगा तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ वैलेंसी हो जाएगी कार्बन पर। वो क्या करेगा? इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा वापस कार्बन के ऊपर एज ए लोन पेयर। जैसे यहाँ यहाँ शिफ्ट होगा कार्बन पर वापस क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेगा? इस बॉन्ड को रिलीज कर देगा। जैसे इस बॉन्ड को रिलीज करेगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन पर, क्या बना लेंगे? लोन पेयर। और एन ट्रिपल बॉन्ड एन यानी कि N2 अलग हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो ये नाइट्रोजन गैस आपकी अलग हो गई है। अब क्या बचेगा? सिर्फ RC डबल बॉन्ड O, वन बॉन्ड CH, और उस पर क्या आएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आ गया आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चाहे आप यहाँ नेगेटिवली चार्ज लिखें या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें, बात एक ही है। ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन इसलिए लिखा है यहाँ पर, इसको कार्बन इंटरमीडिएट शो करने के लिए।
यहाँ कार्बिन का इंटरमीडिएट बनता है, इसीलिए उसको दिखाने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट किया है बॉन्ड के माइग्रेशन। ठीक है, ये वाला जो डबल बॉन्ड का ये वाला डबल बॉन्ड जो माइग्रेट हुआ था कार्बन के ऊपर, हम ज्यादातर नॉर्मली उसको कैसे लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। जब भी बॉन्ड किसी एटम के ऊपर माइग्रेट करता है हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिनोट किया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहाँ कार्बिन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही कार्बन के इलेक्ट्रॉन वापस मूव करेंगे कहाँ पर, कार्बन कार्बन के बीच में, और बनाएंगे क्या, डबल बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड बनेगा इस कार्बन पर क्या हो जाएगी, कार्बोनाइल वाले कार्बन पर एक्सेस ऑफ वैलेंसी। तो उस एक्सेस ऑफ वैलेंसी से वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए आर ग्रुप को उसके बॉन्ड के साथ क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ये बॉन्ड इसके साथ में चला जाएगा आर के साथ में, और डायरेक्ट जाके अटैक करेगा कार्बिन वाले कार्बन। तो आर ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा कार्बोनाइल वाले कार्बन से कार्बिन वाले कार्बन। क्या बन जाएगा आपका, आर वन बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि टेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ बेटा, हाँ सर वो किचन बोला नंदकिशोर ये कुछ पूछना पूछना। बेटा। नहीं वो मैं कंफ्यूज था, आपने बता दिया ना अभी क्या ट्रांसफर हुआ, वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले समझ आ गया। हाँ, तो जैसे ही लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो दो बॉन्ड यहाँ पर हो जाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में, दो बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, चार, और पांच हो जाएगा आर के साथ में। तो कार्बन हमें पता है चार बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, पांचवा अगर होता है उसके साथ में तो वो एक्सेस ऑफ वैलेंसी कहलाएगा। और जब भी किसी एटम के ऊपर एक्सेस ऑफ वैलेंसी होती है वो अनस्टेबल हो जाता है, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी भी एक बॉन्ड को उसके इलेक्ट्रॉन के साथ डोनेट कर देता है दूसरे एटम को, यानी कि उस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ कार्बन क्या करेगा, आर के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ है उस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और आर पूरा का पूरा ग्रुप माइग्रेट हो जाएगा इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ सी एच वाले कार्बन पे। तो आर ग्रुप माइग्रेट हो रहा है कहाँ, कार्बोनाइल वाले कार्बन से कार्बीन वाले कार्बन पर, और क्या बना रहा है, आर वन बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, कीटेन का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यस सर। हाँ सर यहाँ तक आ गया। ये वाले अब इसके बाद ये कीटेन जो है आपका, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट देता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, अगर उसने वाटर से रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ कीटेन ने वाटर से रिएक्शन किया तो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अल्कोहल यहाँ लिख देते H2O की जगह ROH, तो क्या बनता है यहाँ पर, COOR। अगर यस। NH3 लिख देते, यहाँ क्या बनता है, CONH2। अगर RNH2 लिख देते तो क्या बनता है, CONHR। इसके लिए मैं आपको पेपर पे बना के बताता हूँ, तब तक आप ये नीचे वाला पार्ट समझो। ये सर। इस पैराग्राफ को रीड करो बेटा, और जो नीचे इक्वेशन दी हुई है रिएक्शन की, तो समझो और एक्सप्लेन करो। क्या सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यह यहाँ जो रिएक्शन के बाद में स्प्लिटिंग ऑफ नाइट्रोजन लिखा हुआ ना बेटा, हाँ इस पार्ट को अच्छी तरह से पढ़ लो और समझ लो। तब तक मैं आपको एक मैकेनिज्म लिख के बताता हूँ ना। ठीक है। जोर से पढ़ना है रुद्राक्षी, यस सर। तेज आवाज में पढ़ना है रुद्राक्षी, जोर से। मैं पढ़ूँ सर? हाँ हाँ, आप ही पढ़िए। यस। Splitting of a nitrogen and a migration of a R group may be concerted. In some cases, ketenes have been isolated. The group R migrates with the retention of a configuration. This has been confirmed by the following observation. A higher homology of an optically active acid obtained by Kaiser and Estert-Wolff rearrangement on degradation by Barber-Wieland method gave the original acid with some configuration. आगे
क्या समझ में आया बेटा इसमें? सर फर्स्ट लाइन तो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन मतलब वहां से सॉरी हाइड्रोजन क्या नाइट्रोजन जो है वो हट जाती है स्प्लिट आउट स्प्लिटिंग मतलब पूछना ना सर नाइट्रोजन हट जाती है फिर आर ग्रुप जो है वो माइग्रेट कर जाता है कार्बोनिल से कार्बीन पे हम्म, in some case ketene have been isolated the group R migrates with the retention of configuration these have been confirmed by the following documentation सर कुछ ज्यादा समझ नहीं आया समझ नहीं आया? एक मिनट मैं बताता हूँ। हाँ, yes sir ये समझ नहीं आया आपको पैराग्राफ है ना? स्प्लिटिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड माइग्रेशन ऑफ आर ग्रुप में भी कंसर्टेड मतलब नाइट्रोजन का स्प्लिटिंग होना और आर ग्रुप का माइग्रेट होना दोनों एक शॉर्ट टाइम पीरियड में ही हो जाता है। कंसर्टेड का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टाइम पीरियड में। इन सम केसेस ketenes have been isolated the R group migrates with a retention of configuration। अच्छा ये वर्ड याद आया कुछ? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मीनिंग रिटेंशन मतलब तो रहना हाँ, एज वेल एज configuration जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। हाँ, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम देखते हैं ना, अगर आर है तो आर का आर ही रहेगा, एस है तो एस का एस ही रहेगा, डी है तो डी का डी रहेगा, एल है तो एल का एल रहेगा। उसी चीज के लिए यहाँ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नाम यूज किया जाता है। तो जब भी कीटेंस के अंदर कीटेंस को आइसोलेट किया जाता है तो उनमें माइग्रेट होने वाला आर ग्रुप अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करता है, वैसा का वैसा ही रहता है। और दिस हैज बीन कंफर्म्ड बाय द फॉलोइंग, जिसको किसके द्वारा कंफर्म किया गया है? एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म का, उसके बेसिस पर इस चीज को कंफर्म भी किया गया है कि जो माइग्रेटेड ग्रुप होता है आर वो अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करता है। तो देखिए नंद किशोर नंद यस किशोर, सर। हाँ बेटा, यस सर। इस रिएक्शन को आप समझाएंगे? नहीं समझ आई सर मेरे को बिल्कुल। कोशिश तो करना पड़ेगी बेटा। अरे इसमें अब सेकंड वाले में सी कैसे जुड़ रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलो मैं बता देता हूँ। ये क्या है आपका? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, जिसपे टर्सरी टाइप का कार्बन से COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। टर्सरी वाले कार्बन से कैसे? एक तरफ तो कार्बन से पीएच जुड़ा हुआ है यानी फेनिल रिंग, एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ और एक तरफ C4H9 यानी कि ब्यूटेन कार्बन चेन जुड़ी हुई है। 4 कार्बन वाली चेन जुड़ी हुई है। क्या नाम हो जाएगा इसका? अल्फा मिथाइल अल्फा फिनाइल कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड इसका जनरल नाम दिया है 6 कार्बन वाली चेन की वजह से। और जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर एंड आइस्टार्ड एंड आइस्टार्ड रिएक्शन की जाती है तो ये क्या करती है? जहां भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके पहले एक मिथाइल या एक्टिव मेथिलीन ग्रुप का अटैचमेंट करती है, यानी कि इस कार्बन और इस COOH के बीच में एक CH2 जनरेट करती है। क्या बन जाएगा? कार्बन और COOH के बीच में CH2 आ जाएगा।
ये CH2 कैसा है आपका? एसिटिक एसिड टाइप वाला CH2COOH हो जाएगा। जब एसिटिक एसिड वाला CH2COOH पर आगे फर्दर रिएक्शन की जाएगी किसकी? डायएजोमीथेन की विद RMGX ग्रिग्नार्ड हैलाइड के साथ में, तो क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? क्या बन रहा है बेटा यहाँ पे? कार्बन तो OH है तो अल्कोहल बनेगा ना? यस सर। हाँ वो तो तोड़ गए सब। सर लेकिन ये CH2 कहाँ से आया है सर, ये सेकंड वाले में? बताता हूँ मेरे को। जब CH2N2 से रिएक्शन करेगा COOH तो क्या बना COCHN2, ठीक है? COCHN2, ये COOH जो है, ये जब इस डायएजोमीथेन से रिएक्शन करेगा तो इसका OH इस CH2 के एक हाइड्रोजन के साथ में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, और ये CO के बाद में ये CH और N2 से जुड़ जाएगा, जैसा हमारा अल्फा डायजो कीटोन में होता है, जैसा यहाँ आपको दिखा था। इसमें डायजो कीटोन का जो स्ट्रक्चर था वैसा स्ट्रक्चर बन जाए, और फिर जब डायजो कीटोन के स्ट्रक्चर पर RMGX की रिएक्शन करवाई जाएगी, इसकी RMGX की, जानते हैं ग्रिग्नार्ड किससे टूटेगा? ये pH अलग हो जाएगा और MgBr माइनस अलग होगा। pH जाके कहाँ जुड़ेगा? CH वाले कार्बन पर। हेलो। यस सर, यस सर। RMGX क्या करता है बेटा? गिग्रान रिएजेंट कार्बन ऑयल या कीटोन को कन्वर्ट करता है किसमें? सेकेंडरी अल्कोहल में, CHOH में। यही करता है ना? यस सर। C डबल बॉन्ड O को OH में चेंज करता है, उसका मैकेनिज्म भी मैं आपको समझा दूंगा बाद में भी। तो ये क्या करेगा? यहाँ से pH को ब्रेक करेगा और MgBr माइनस करेगा। अब ये pH जाके जुड़ जाएगा कार्बन ऑयल वाले कार्बन से, और आपका ये सिस्टम जनरेट हो जाएगा एक फिनाइल ग्रुप में। लेकिन सेकेंड स्टेप में एक और pH MgBr ब्रेक करेगा और उसका pH वापस जाके जुड़ जाएगा कार्बन से, और आपका N2 अलग हो जाएगा और CH2 वाला पार्ट अलग हो जाएगा, और उस पर जो ऑक्सीजन रहेगा वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? आपका अल्कोहल और एक फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड को इसमें यहाँ लिखा नहीं है इन्होंने, सिर्फ आपका मेन प्रोडक्ट दे दिया है। तो इस तरह से आपके अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और उस पर जब फिर आपकी वोल्फ रीअरेंजमेंट की रिएक्शन कराई जाती है, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन, तो वो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है? इसमें से इसका हाइड्रोजन और इसका OH दोनों को मिलाकर के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। तो CH और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिस पर आगे क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने के बाद आपका वापस जो प्रीवियसली स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड था वो कंपाउंड जनरेट हो जाता है। क्रोमिक एसिड क्या करता है? CrO3 ऑक्सीडेशन का काम करता है। एसिटिक एसिड क्या काम कर रहा है यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहा है? एज ए सॉल्वेंट का काम कर रहा है। जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो आपका बेंजोफिनोन अलग हो जाता है। बेंजोफिनोन से मतलब है C6H5CO C6H5 कहाँ से टूटेगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, डबल बॉन्ड के यहाँ से कार्बन के साथ जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ बन जाएगा COOH। CrO3 से जब ऑक्सीडेशन होगा तो CH की जगह कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ COOH, और डबल बॉन्ड C की जगह आ जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड O। तो ये आपका बन जाएगा स्टार्टिंग मॉलिक्यूल वापस वैसा का वैसा। देख लो यहाँ COOH हो जाएगा कार्बन के बाद में, और यहाँ PH2CO अलग हो जाएगा। तो यही हो रहा है, यहाँ PH2CO अलग हो रहा है और पहले वाला कंपाउंड आपका वापस जनरेट हो रहा है। जब पहले वाला कंपाउंड वापस जनरेट हो रहा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो R ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है वो अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करता है, और उस चीज को इस रिएक्शन के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जैसे इस रिएक्शन में स्टार्टिंग मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है, वैसे ही वहां भी नहीं होता, बस और कुछ नहीं। थोड़ा सा यहाँ से ये कंफ्यूजन होती है। ये जो मैकेनिज्म है वो इस पार्ट से लेकर के और यहाँ तक थोड़ा कंफ्यूज रखेगा आपको, जिसको मैं आपको पेपर पे समझा दूंगा। उससे पहले आप वो वाला देख लो,
किस तरह से वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है आपका एसिड, किस तरह से ROH के साथ में एस्टर बनाता है। बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको फोन की? हाँ सर। ये तो वही स्क्रीन कॉपी दिखाई दे रही नहीं है आ आपको? रही है। हाँ एडिटर कॉपी सर आ गई। हाँ दिखाई दे रहा? हाँ यस सर। सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। सर मंजू को नहीं हाँ दिख रहा है? दिखाई दे रहा है। सर कुछ हो भी गया, नहीं दिखाई दे रहा। चलो मैं फोटो शेयर कर देता हूँ, एक मिनट। मैंने ले लिया। मैं खुद ही फोटो शेयर कर देता हूँ। दिखाई दे रहा बेटा? नहीं सर। पहले से लगा? ही दिख रहा था, अभी तो नहीं दिख। अब सही दिख रहा बेटा? हाँ सर अब दिख रहा। हाँ सर। मंजू कुमारी जाट यस सर। दिखाई दे रहा बेटा? यस नहीं सर। सर अभी भी नहीं मंजू आप वापस रिकनेक्ट करो, मंजू रिफ्रेश के करो सर एक नेटवर्क बार। प्रॉब्लम होगी। हाँ मे भी हो सकता है नेटवर्क हाँ प्रॉब्लम हो। तो इसमें आपको दिख रहा है फर्स्ट मैं वाली फर्स्ट इक्वेशन में H2O, H और OH हाइड्रोजन प्लस चार्ज और OH माइनस चार्ज में टूटता है। तो OH अटैक करता है कार्बोनाइल के कार्बन पर, जिससे डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाता है कार्बन पर। दिख रहा है आपको क्या बन रहा है? RCH और यस वन बॉन्ड सर। C डबल बॉन्ड O, वन बॉन्ड OH। वो जो नेगेटिव वाला कार्बन होता है उस पर H प्लस अटैक करता है और क्या बना रहता है आपका RCH2 C डबल OH। यस सर। क्लियर है? सिंपल है, कोई सी डिफिकल्ट चीज नहीं है। वही चीज होती है फिर ROH के साथ में। RO माइनस में टूटता है और H प्लस में टूटता है। RO माइनस अटैक करता है वापस कार्बोनाइल के कार्बन पर और H चला जाता है CH वाले कार्बन पर। क्या बना लेता है? RCH2 C डबल बॉन्ड O, वन बॉन्ड OR। उसी तरह से NH3 अमोनिया की रिएक्शन होती है। अमोनिया टूटता है NH2 माइनस और H प्लस में। NH2 माइनस अटैक करता है कार्बोनाइल के कार्बन पर। तो ये चीज आपको समझ लेनी है, ये हमेशा काम आएगी आपको, चारों पांचों रिएक्शन में आपको ये काम आती है। ये मैकेनिज्म आपको याद हो जाना चाहिए। सिंपल है नंदकिशोर? यस सर। ये आ रहा है समझ में आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर है। ये ऊपर जो हमने कीटेन वाला देखा था उसके बाद में जो H2 से रिएक्शन की थी उसका मैकेनिज्म ये है। अगर ROH से करेगा तो ये इस तरह से मैकेनिज्म करके नया प्रोडक्ट बनाएगा। अगर NH3 से करेगा तो इस तरह से प्रोडक्ट बनाएगा। और RNH2 से करेगा तो इस तरह से प्रोडक्ट बनाएगा। बस ये है और कुछ नहीं। सिंपल है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। PDF दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? अभी तक स्क्रीन आई है। अभी नहीं दिख रहा है? अब आ गया। अब हो गया। अब दिख रहा है ना? यस सर। यस चलिए सर। आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बेटा मैं आपको कॉपी पे लिख के भेज दूंगा, ठीक है? यस सर। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको जी लिख सर, करके भेज दूंगा। रिएक्शन को बोलते क्या है इस वाली रिएक्शन को? इस रिएक्शन का पर्पस ये है लिखने का कि इन्होंने जो ये एक लाइन कही ना, द R ग्रुप माइग्रेट्स विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करता जब भी R ग्रुप माइग्रेट करता है। तो यहाँ देखो, यहाँ R ग्रुप का माइग्रेशन कहाँ से हो रहा है? कुछ दिख रहा है आपको? अच्छा, कहीं माइग्रेशन कहाँ हो रहा है सर? देखो यहाँ से, यहाँ सिर्फ डबल बॉन्ड का माइग्रेशन। जैसे डबल बॉन्ड का माइग्रेशन होता है, मॉलिक्यूल्स अपनी शिफ्टिंग करते हैं स्पेशल अरेंजमेंट। अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने लीनियर वे में होते हैं
तो जैसे डबल बॉन्ड जनरेट होता है वो लीनियर बेस से जनरेट हो जाते हैं अपने वर्टिकल प्लेन में, जिग-जैग रोटेशन करते हैं ये लोग। किस तरह से होता है, अगर सामने बोर्ड पे होते ना अपन, तो मैं आपको समझा देता। आपका थंब लीजिए और आपकी फिंगर लीजिए, हाँ तो अगर आप दोनों को थंब से मिलाते हैं और फिंगर को फिंगर से मिलाते हैं, तो ये तो जनरल है सिंगल बॉन्ड की कंडीशन में, लीनियर वे में। जब डबल बॉन्ड बनता है तो क्या करता है, फिंगर चला जाता है थंब के ऊपर और थंब चला जाता है दूसरे फिंगर के ऊपर। यस तो इस तरह से ये अपना रिटेंशन चेंज करते हैं। तो इस रिएक्शन के थ्रू इन्होंने ये बताया कि जब ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन रहा था, इस कंप्लीट रिएक्शन में फॉलो होने के बाद जब इस स्टेप से लास्ट स्टेप से ये वापस कन्वर्ट होके अपने फर्स्ट पार्ट में आता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन और जो स्टार्टिंग मटेरियल का कॉन्फ़िगरेशन था वो कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। यस सर। और उसी के बेसिस पे इन्होंने बताया कि जैसे इस रिएक्शन में कॉन्फ़िगरेशन सेम रह रहा है, उसी तरह से वोल्फ्री अरेंजमेंट में आर ग्रुप के माइग्रेशन से भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, वो भी सेम ही रहता है। तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है? नहीं नहीं, बस ऐसे समझाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ओके सर। इट इज ओनली फॉर द नॉलेज ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट आती है इसकी एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट एप्लीकेशन वही जो हमने अभी पढ़ा है उसी की जैसे रिलेटेड है। वोल्फ रीअरेंजमेंट का यूटिलाइजेशन कहाँ पर है? सबसे पहला दिया इन्होंने हार्ड-आस्टाइन रिएक्शन में, जिसमें हायर होमोलोगस के फॉर्मेशन के लिए वोल्फ रीअरेंजमेंट का यूज होता है। किस तरह से होता है देखो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है डायज़ोमीथेन से, और उस डायज़ोमीथेन से वो क्या बना लेता है आपका अल्फा डायज़ो कीटोन। वो डायज़ो कीटोन वाया वोल्फ रीअरेंजमेंट क्या बनाता है, कीटेन, और उस कीटेन पर वाटर की रिएक्शन से क्या बनता है, RCH2OH। तो देखिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या था आपका RCOOH, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है RCH2COOH। दिख रहा है आपको? यस सर। Yes. तो RCH2OH क्या बन रहा है, एक कार्बन ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो यही इसका एक यूटिलाइजेशन है कि ये सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड से वन कार्बन हायर देन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेट करता है, यानी कि एक कार्बन ज्यादा वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या बना रहा है, हायर होमोलोगस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यही इसका सबसे मेजर क्या है, यूटिलाइजेशन। सिंपल। यस सर। एग्जाम अगर आएगा आपके, तो ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये वाली इस तरह की रिएक्शंस बनी हुई आएगी, कंपाउंड्स चेंज होंगे, हो सकता है टिपिकल कंपाउंड्स हो जाए। ठीक है, यस सर। यहाँ आपको RCOOH दिया हुआ, हो सकता है वहाँ आर की जगह कोई ग्रुप लगा के दिया हो, कोई टिपिकल ग्रुप लगा के दिया हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। COOH से आपको अगर CH2N2 रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये वोल्फ फ्री अरेंजमेंट है। हर रिएक्शन के लिए आपको उसके की पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। जैसे वोल्फ के अंदर CH2N2 से रिएक्शन करते ही क्या बनाता है, डायज़ो कीटोन। तो आपको CH2N2 दिखता है, अगर वहाँ पर बाद में एरो के बाद में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो आपको बिना डरे बिना सोचे क्या समझ लेना है कि यहाँ पर डायज़ो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। और जब यहाँ अगर लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में Ag2O लिखा हुआ और N2 निकल रहा है, तो आपको समझ जाना कि डायज़ो कीटोन पर सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन से क्या बन रहा है, कीटेन बन रहा है। और उस कीटेन पर वाटर के रिएक्शन से क्या बनता है, हमेशा RCH2COOH बनता है। तो ये आपको जब याद रहेगा तो आपकी रिएक्शन इजीली कन्वर्ट हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, भले ही उसमें स्टार्टिंग मटेरियल कुछ भी दिया हो। सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आपको कुछ टेस्ट में दूंगा, Yes, sir. तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। हाँ बेटा, आप लोगों में से केवल 3 जनों की टेस्ट की कॉपी आई है मेरे पास, मनीष की, रुद्राक्षी की और अंकिता की। बाकी नंद किशोर की नहीं आई है, मधुसूदन की भी नहीं आई। नंद किशोर, सर मेरा बहुत सर मैं स्टार्टिंग किया और आपने टेस्ट ले लिया इसलिए कुछ कोई बात समझ नहीं नहीं बेटा, जैसा भी आपने जितना भी किया वो भेज दो। मैं आपको कल उसका क्या, आज मैं दिखाने वाला था कि उसमें कौन कौन से आंसर्स है, लेकिन आज नहीं, अब कल दिखाऊंगा मैं आप लोगों को।
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के हर क्वेश्चन के आंसर्स आपको यहाँ सॉल्व करवा दूंगा मैं। तो आपको पता चल जाएगा आपने कहाँ गलती की, किससे गलती की, और किस तरह से आपको क्वेश्चन को जज करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। यस सर, ठीक? यस वो सर, काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी आपकी इसी डेट में ज्यादा कुछ बाकी नहीं है, तो 1 या 2 लेक्चर के बाद आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, आपकी सेकेंड यूनिट। ठीक है? यस और उसके बाद आपका एक एनालिसिस एंड क्रोमेटोग्राफी वाला पेपर है, उसमें 3rd यूनिट मेरे पास है, तो मैं कल आपको उसके बारे में पढ़ाऊंगा। कल आपका लेक्चर है उसका? हाँ, कल है ना, हम देख। कल लेक्चर रहेगा उसका, तो कल हम उसको कंप्लीट करेंगे ना, वाया पीपीटी हम उसको पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट हम उसमें डिस्कस करेंगे। यस तो सर, आप लोग सर थोड़ा ये सा एक वाली बार पढ़ के। पूरी हो जाए तब एक बार और टेस्ट ले लें। हाँ बेटा, ये यूनिट पूरी हो जाए फिर एक टेस्ट और ले लें। हाँ टेस्ट तो मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अगर इसके अलावा और कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बेयर विनेगर इसको कल ही स्टार्ट ऑक्सीडेशन। करेगा। हाँ बेटा, 2 बाकी, 3 बाकी है। टाइम हो गया। कोई बात नहीं, हो जाने तो, तुम्हें क्या दिक्कत है? नेक्स्ट इसमें क्लास 3 और बाकी है और फिर 10:05 तक तो टाइम है हमारे पास, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी। 10:05 से आपकी नेक्स्ट क्लास। यस सर, चलो कोई बात नहीं बेटा। तो इसको एक बार थोड़ा सा रुद्राक्षी एक बार रीड कर देगी, फर्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, मुझे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आती है। यस सर। द बेयर विनेगर है ना। या दैट इज द बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। Yes. The Bayer vinegar oxidation was described by Adolf von Baer and Victor Villiger in 1899. The reaction involves the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a ketone, which convert a ketone to ester and cyclic ketone to lactones in the presence of a peracid. Next paragraph, please. बड़ा सिंपल सी रिएक्शन है बेटा। इसमें क्या होता है, कोई भी कीटोन है तो कीटोन में आप जानते हैं दोनों साइड पे आर ग्रुप होते हैं, तो जो वाला आर ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा उस साइड वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, और दोनों आर के और सीओ के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा। दैट इज द बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। यानी कि इसमें कार्बोनाइल वाले कार्बन के पास वाले कार्बन का बॉन्ड टूटता है। किस तरह से टूटता है? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की फॉर्म में टूटता है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी के साथ साथ में बॉन्ड का क्लीवेज भी हो रहा है। बॉन्ड टूट भी रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। दिख रहा है आपको यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में, बता देता हूँ मैं आपको बेटा। कीटोन है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। जब पर एसिड से इसकी रिएक्शन की गई, क्या बन गया? आर सी डबल बॉन्ड ओ वन बॉन्ड ओ आर डैश। तो आर और इस सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में क्या आ गया? एक और ऑक्सीजन आ गया। तो पहले स्टेप में तो क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा है, और बॉन्ड टूटने के बाद इसके और इसके बीच में एक नया एलिमेंट आ गया, क्या? ऑक्सीजन। तो इस तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद में वापस कंबाइंड होकर स्ट्रक्चर के फॉर्म होने को क्या कहा इन्होंने? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहा है। यानी कि बॉन्ड का क्लीवेज तो हो रहा है लेकिन ऑक्सीडेशन के साथ साथ हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और बॉन्ड का क्लीवेज भी हो रहा है, इसलिए उसको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहा है। जिससे क्या होता है, आपकी कीटोन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इसमें एस्टर में, इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड। पर एसिड का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या नो होता है सर, बेटा पर एसिड? नहीं पता। सी ट्रिपल ओ एच। जैसे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हैं क्या होता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O वन बॉन्ड OH। यानी कि 2 ऑक्सीजन होते हैं इसमें, कार्बन के पास डबल OH होता है। लेकिन Yes. पर एसिड की कंडीशन में क्या होता है, 2 की जगह 3 O होते हैं, C ट्रिपल OH होता है, जिसे हम परऑक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, पर एसिड भी कह सकते हैं, दोनों उसी के नाम है, परऑक्सी बेंजोइक एसिड। जैसे CH3C डबल, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड C
फिर 2 ऑक्सीजन और 1 H, ये होता है। जब इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक और ऑक्सीजन आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, पर एसिड। ओके सर। बता देता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ भी होगा। ये देखो बेटा, दिख रहा है CH3COOH, C OOH, दैट इज ए पर एसिड। तो पर एसिड में क्या होता है, 3 ऑक्सीजन होते हैं, जिसमें से एक ऑक्सीजन को ये क्या कर देता है, कंपाउंड को डोनेट कर देता है। देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन कहाँ चल जाएगा, कार्बन वाला और स्टेबल R कार्बन के बीच में, तो यहाँ और इसके बीच में क्या आ जाएगा, दिख रहा है आपको, इस जगह पे क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो प्रोडक्ट में देखो बीच में ऑक्सीजन आ गया है। हाँ सर। तो इस Yes, तरह sir. से क्या होता है, हमेशा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नीचे वाले में देखो, इधर CH3 है, इधर सेकेंडरी वाला कार्बन, तो इसके कंपैरिजन में ये वाला क्या ज्यादा स्टेबल केटायन बनाएगा, तो इसके और इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, बीच में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, जैसे यहाँ आ गया ऑक्सीजन। Oxygen. ठीक है, अब आप लोग जाइए अगली क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है बेटा, यस सर। Yes, sir. कंटिन्यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम।